महाराष्ट्र में बीते एक हफ्ते से सियासी गतिविधियां कुछ ज़्यादा ही बढ़ी हुई हैं। शिवसेना यूबीटी में 6 सांसदों की बगावत हो चुकी है। ये 6 सांसद शिवसेना शिंदे गुट का दामन थाम चुके हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। शिंदे कह रहे हैं कि मेरा कोई भी ऑपरेशन अधूरा नहीं रहता। उधर बीजेपी के अंदर भी हलचल बढ़ी हुई है। एमएलसी चुनाव के परिणाम आ गए हैं। एनसीपी के खेमे से भी कई सारी खबरें आ रही हैं। शरद पवार की नातिन का विवाह होता है जिसमें देश भर के बड़े नेता और उद्योगपति शामिल होते हैं। तो महाराष्ट्र में इस वक्त क्या चल रहा है, इस पर ही बात करने के लिए हमारे साथ अभय हैं, जो खुद महाराष्ट्र से आते हैं और वहाँ की राजनीति पर लंबे समय से नजर रखते आ रहे हैं। अभय, सबसे पहले शिवसेना यूबीटी में जो टूट हुई है उसके बारे में दर्शकों को बताइए। देखिए, शिवसेना यूबीटी में टूट तो हो चुकी है और आज फाइनली मुंबई में ये 6 जो बागी सांसद है उनकी मीटिंग होने वाली है एकनाथ शिंदे के साथ। और ये भी कहा जा रहा है कि उनका फॉर्मली या फिर इनफॉर्मली पार्टी में डायरेक्ट एंट्री भी हो सकती है। कहीं ना कहीं आज वो 6 के 6 सांसद डिक्लेयर भी कर देंगे कि हम एकनाथ शिंदे के साथ या फिर उनके लीडरशिप के अंडर इसके आगे काम करेंगे। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो है वो हो रहा है नासिक में। एमएलसी के चुनाव चल रहे हैं। एमएलसी के 17 जगहों पर चुनाव थे, उनमें से आधी से ज़्यादा सीट्स पर पहले ही विदाउट एनी कंटेस्टेंट महायुति की सीट्स चुनकर आ चुकी थी। एंड मोमेंट पे महाविकास आघाड़ी के जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने अपने फॉर्म पीछे ले लिए थे। अब ये पूरा हॉर्स ट्रेडिंग हुआ था या फिर जिस तरीके से कहे कि बिहाइंड द डोर्स पूरी तरीके से मामला सेट किया गया था। लेकिन आज क्या हुआ, महायुति का एक कैंडिडेट था जो एकनाथ शिंदे का कैंडिडेट था, उसके खिलाफ लड़ रहे थे बीजेपी के बंडखोर, मतलब बीजेपी के खुद वहाँ के एक बड़े नेता जिन्होंने अपना पर्चा भरा था। एंड मोमेंट पे उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं प्रचार नहीं करूँगा, मेरा भी सपोर्ट महायुति के कैंडिडेट मतलब एकनाथ शिंदे की शिवसेना के कैंडिडेट को है। लेकिन एंड मोमेंट पे इस एक तरीके से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को ज़्यादा वोट मिले महायुति के कैंडिडेट से। मतलब एक तरीके से बीजेपी ने एकनाथ शिंदे की पार्टी के साथ गेम किया और उनकी एक एमएलए सीट अब अपने कोटे में एक इंडिपेंडेंट के थ्रू आ चुकी है। तो वहाँ पर गोकुल गिते, उनको 300 से ज़्यादा का मतदान हुआ और इंटरेस्टिंगली वहाँ पर लगभग 400 साढ़े 400 का इकट्ठा टोटल वोट इनकी तरफ जाना चाहिए था, एकनाथ शिंदे के जो कैंडिडेट थे उनकी तरफ जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो एक तरफ आप उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़ रहे हो, बिल्कुल, लेकिन आपके साथ भी इंटरनल गेम यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी के नेता खेल रहे हैं। ये भी एक तरीके से समझ में आ रहा है। दूसरी और इंटरेस्टिंग बात, जो बागी सांसद है अब ये क्लियर हो चुका है। कल ओमराजे निंबाळकर ने अपने धाराशिव पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके अपने कार्यकर्ताओं के साथ एक कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज मीटिंग की और एंड में ये तो एक तरीके से देखिए दिखावा ही होता है कि कार्यकर्ताओं की बात सुन के अब जो वो कह रहे हैं उसी तरीके का अगला निर्णय हम लेंगे। लेकिन उनका निर्णय 18 जून को ही हो गया था। इसकी भी पूरी पुष्टि आज की जा सकती है क्योंकि धाराशिव में जो मतदान हुआ है एमएलसी के लिए उसमें उद्धव ठाकरे गुट के लोगों ने भी, मतलब जिनको ओमराजे निंबाळकर सपोर्ट करते हैं या फिर उनको ओमराजे निंबाळकर का सपोर्ट है, उन लोगों ने भी बीजेपी पुरस्कृत कैंडिडेट या फिर बीजेपी एकनाथ शिंदे के कैंडिडेट को 18 जून को वोट किया था। बिल्कुल, इसका मतलब ये क्लियर है कि वो कुछ भी कहे कि मेरा डिसीजन जो है वो हाई कोर्ट में अपने पिता की जो हत्या का केस चल रहा है उसके बाद हुआ था, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले ही संदेश जा चुके थे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, कल जो शरद पवार की नातिन का विवाह हुआ उसके बाद एक तरीके से जितने भी लोग वहाँ पर दिखे गए, एक बात क्लियर हो गई कि लोग नीचे एक दूसरे से लड़ रहे हैं, लोग या फिर कार्यकर्ता एक दूसरे के लिटरली पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन जब नेता बिहाइंड द कैमरास अपने आपसी जो रिश्ते जपने की बात होती है या फिर उनको संभालने की बात होती है, तो हमने सब देखा कि किस तरीके से बहुत अच्छा माहौल वहाँ पर था और एक पावरफुल वेडिंग या फिर इस साल की सबसे बड़ी वेडिंग हमने सामने होते हुए देखी। तो महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल दोनों फ्रंट्स पे काफ़ी बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही हैं। बिल्कुल, और पवार परिवार के बारे में तो कहा ही जाता है कि उनके हर राजनीतिक दल से अच्छे रिश्ते हैं, हर बिजनेस घराने से भी उनके अच्छे खासे ताल्लुकात हैं। और आप सोचिए ना कि जो राहुल गांधी लगातार अडानी अंबानी का नाम लेकर कोसते रहते हैं मोदी सरकार को, वो राहुल गांधी भी उस शादी में थे, अडानी अंबानी भी उस शादी में थे। और जिस उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच में शिवसेना को लेकर लड़ाई है कि असली शिवसेना किसकी है, वो दोनों भी उसी शादी में पहुंचे हुए थे, एक ही मंच पर, एक ही जगह पर दोनों मौजूद थे। ऐसी परिस्थिति में जब
उद्धव की पार्टी टूट रही है। एक आखिरी सवाल अभय भाई ये भी होगा कि उद्धव ठाकरे की पार्टी में जैसे ही टूट हुई, हमने देखा उनकी पार्टी की ओर से प्रतिक्रिया कैसी आई। संजय राउत गाली गलौज करते हुए दिखाई दिए मीडिया के सामने, उनके बगल में अरविंद सावंत बैठे हुए थे, ठाकरे परिवार के करीबी हैं, अनिल देसाई भी थे। उन्होंने वैसी भाषा का प्रयोग नहीं किया, लेकिन उद्धव ठाकरे ने पार्टी के स्थापना दिवस पर या उसके बाद वो लगातार कह रहे हैं कि हम झुकने वाले नहीं हैं, और वो उन क्षेत्रों का भी दौरा कर रहे हैं जहां की ये बागी सांसद हैं। बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है ये, क्योंकि ये देखिए जब पहले 2022 में भी ये सारी टूट हुई थी, उस वक्त भी ये सारी एक प्रक्रिया शुरू हो गई थी कि तब आदित्य ठाकरे ने हर उन बागी विधायकों के अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में जाके एक एक सभा ली थी और उन सभाओं को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स उनको मिला था। अब ये कहा जा रहा है कि जो 20 विधायक इनके बचे हुए हैं, बिल्कुल, तो ये तो अगला एक तरीके से इंडिकेशन यही दिया जा रहा है कि देखिए अब वो 20 विधायकों के टूटने की भी आशंका है, लेकिन वो होने की संभावना बिल्कुल कम है, क्योंकि केंद्र में एमपीज तोड़ने की वजह है वो भाजपा के पास वजह है, 2/3 चाहिए, बिल्कुल 2/3 बहुमत चाहिए, लेकिन वहां पर अगर एमएलएज लेंगे तो अपने खुद के कैडर को खोने का एक बड़ी मात्रा में एक शासंका वहां पर पैदा होती है। लेकिन इंटरेस्टिंगली उद्धव ठाकरे अब अपना शाखा दौरा भी स्टार्ट कर चुके हैं। उन्होंने भांडुप में सबसे पहले ही मुझे लगता है कल ही परसों ही उन्होंने पहली शाखा को एक विजिट की। धीरे धीरे कर कर उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे अपनी शाखाओं को अपने कार्यकर्ताओं के बीच जाने का वो सिलसिला फिर से शुरू होगा। लेकिन एक सवाल जो सभी पूछेंगे, क्या थोड़ी देर हो चुकी है? क्योंकि ये सारी चीज़ें लोकल जब चुनाव हो रहे थे उस वक्त अगर करते तो क्या पता कि जहाँ पर आपका खाता भी नहीं खुला वहाँ पर आपका खाता खुल सकता था, और अगर खाता ना भी खुलता तो भी उस लोकल नेताओं को एक विश्वास मिलता कि ठीक है, कहीं ना कहीं कमी हम में होगी, क्योंकि हमारे पक्ष प्रमुख यहाँ पर आके उन्होंने प्रचार तो किया था लेकिन उसको कन्वर्ट हम नहीं कर पा पाए। लेकिन अब देखिए एक रोष जो है, एक तरीके से गुस्सा जो है महाराष्ट्र में काफ़ी लोगों में दिखाई दे रहा है, क्योंकि पिछली बार अलग चीज़ थी। पिछली बार ये कहा जा रहा था कि शिवसेना कांग्रेस के साथ चली गई, इस वजह से नेता बागी बने। लेकिन इस बार जो ये एमपीज थे ये चुनकर आए ही थे क्योंकि कांग्रेस एनसीपी ने शिवसेना को सपोर्ट दिया। बिल्कुल, गठबंधन में ही थे सब। बिल्कुल, गठबंधन की वजह से वो चुनकर आए थे। जैसे दीना पाटिल है तो ये मुंबई में चुनकर आ रहे हैं। मानपुर जैसे इलाके में इतना बड़ा भारी मुस्लिम वोट उनको मिलना कभी सोच नहीं सकते, क्योंकि मुंबई को 92 के दंगों का एक तरीके से उन्होंने दौर देखा हुआ है, वहाँ पर किस तरीके से शिवसेना की भूमिका थी वो सब कुछ देखे हुए। तो वहाँ पर आपको इतना बहुमत मिलना वोटों का तो वो कांग्रेस की वजह से मिला, तो ये आप नहीं नकार सकते। बिल्कुल। अब उद्धव ठाकरे फ्रंट फुट पे आके लोगों में मिलने का एक दौरा शुरू कर रहे हैं, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात, क्या ये सस्टेन करेंगे या फिर ये सिर्फ 1-2 महीने की बात होगी और उसके बाद फिर से मातोश्री में फिर से वो बैठना शुरू कर देंगे? और आपने सही बताया, उद्धव ठाकरे वाली पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में जो सफलता मिली थी, उनके 9 सांसद जीते थे, उसमें दलित मुस्लिम गठजोड़ का बहुत बड़ा रोल रहा था। शिवसेना का जो कोर वोटर थे उसमें से बहुत बड़ी संख्या में लोग शिंदे के साथ भी गए थे, पूरी तरह शिवसेना का वोट नहीं था। उद्धव ठाकरे को लेकर एक और बात चल रही है अब है, कहा जा रहा है कि जो 20 विधायक है उनमें भी टूट हो सकती है, और जो सांसद अभी बचे हुए हैं 3 इनके पास, उनमें भी टूट हो सकती है। लेकिन बहुत सारे लोग जो मुंबई के रहने वाले हैं वो इस बात को खारिज भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 20 में से 10 विधायक मुंबई के हैं। ये जो 2 सांसद 3 बचे हुए हैं उनमें से अनिल देसाई और अरविंद सावंत तो उन्हीं वहां के हैं जहां ठाकरे परिवार का बहुत दबदबा है। तो अगर ये लोग बगावत करेंगे तो इनको इसका बहुत नुकसान झेलना पड़ेगा। क्या ये सच है? बिल्कुल। देखिए मुंबई की जो सबसे इंटरेस्टिंग बात, जो सांसद या फिर जो विधायक अभी उद्धव ठाकरे के साथ बचे हुए हैं वो इसी वजह से वहाँ पर है क्योंकि ऑपोजिट में उन्होंने जिनको हराया है वो आइदर बीजेपी का व्यक्ति था या फिर वो शिवसेना शिंदेगढ़ का व्यक्ति था। तो जाके भी वहाँ कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग कैंडिडेट वहाँ पर उनके पास है। क्योंकि आपको गारंटी नहीं मिलेगी कि अगली बार जब चुनाव होगा तो आपकी सीट कन्फर्म है। अगर वो कन्फर्म सीट कि एक तरीके से घोषणा या फिर उनकी गारंटी सामने से मिलती है तब जाने में कोई मतलब भी बनता है। लेकिन इंटरेस्टिंगली मुंबई में ये उन तरीके से, जैसे जोगेश्वरी का इलाका हो गया, गोरेगांव का इलाका हो गया, ये ऐसे कुछ पॉकेट्स है ना जहाँ पर शिवसेना का वर्किंग क्लास वोटर
आप वो मैटर नहीं करता कि कौन सा व्यक्ति वहाँ पर खड़ा है, वो सब देखेगा कि ठाकरे फैमिली कौन सी तरफ है। और इतने बुरे समय में, देखिए इस बार भी इतना बुरा समय था, फिर भी वहाँ पर शिवसेना के अजय चौधरी जैसे लोग अच्छे काफ़ी कंफर्टेबली वहाँ से जीत के आए। तो जो बचे हुए हैं उनमें से खास करके मुंबई के लोग जो विधायक है उनको ये अपॉर्चुनिटी नहीं है, लेकिन कहा कि विधायक जा सकते हैं, जैसे धाराशिव के विधायक है, जैसे कैलाश पाटिल है। कैलाश पाटिल अभी बोल रहे कि देखिए मेरी पूरी गारंटी है, ओम राजे निम्बारकर चले गए लेकिन मैं नहीं जाऊंगा, मतलब एमपी चले गए मैं एमएलए नहीं जाऊंगा, लेकिन वो जिस सीट से चुनकर आते हैं वो सीट ओम राजे निम्बारकर की घराने की सीट, तो अपने घराने की सीट है। उन्होंने बेसिकली वो जैसे कहा जाता है कि बारामती पवार की है, तो निम्बारकर ने वहाँ पर अपना बहुत हर एक गाँव में अपना कनेक्ट है। तो अगली बार अगर निम्बारकर शिवसेना शिंदे में है तो कैलाश पाटिल कैसे जीतेंगे, तो पाटिल को भी जाना पड़ेगा। तो जो ग्रामीण इलाकों के जो बचे कुचे कुछ एमएलएज है उनके ऊपर फिर से संभावना है, लेकिन वही बात है कि 2-3 निकलेंगे तो वो नहीं जा सकते, बिल्कुल उनको फिर उपचुनाव का सामना करना पड़ेगा, दल बदल का कानून लागू होगा उनके ऊपर। एक बात और हो रही है कि जैसे पिछली बार भी हमने देखा था 2022 में जब टूट हुई थी, तब उद्धव के पास जो विधायक बचे थे 15 के आसपास, 15-16, वो मुंबई के ही विधायक थे। उनके अंदर हिम्मत नहीं हुई थी कि वो बगावत कर लें, क्योंकि वहां पर शाखा बहुत मजबूत है और लोग सड़क पर उतर जाते, उनके लिए सुरक्षा का भी बहुत दिक्कत हो जाती थी। अभी जो 20 विधायक हैं इनके बारे में कहा जा रहा है कि इन पर एक पकड़ बनाए रखने के लिए वरुण सरदेसाई का नाम बार बार लिया जाता है, जो रिश्ते में भी रिश्तेदार लगते हैं उद्धव ठाकरे के, आदित्य ठाकरे के भाई लगते हैं वो। उनका क्या रोल है अभी शिवसेना में? क्या वो अभी पार्टी को निचले स्तर पर एक तरीके से जोड़ कर रख पा रहे हैं? देखिए उनका डायरेक्ट ऐसा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन यही बात है कि वो कज़न है, ठीक है। अब कज़न है आदित्य ठाकरे के, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि जब ठाकरे फैमिली के इतना क्लोज जो एक व्यक्ति है वो आके आपसे रेगुलरली मिल रहा है, रेगुलरली आपको सुन रहा है, तो एक तरीके से जो एमएलएस को डायरेक्टली ठाकरेज एक्सेसिबल नहीं होते वो वरुण सरदेसाई वहाँ पर टैकल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वरुण सरदेसाई एक तरीके से जो रोल संजय राउत ने उद्धव ठाकरे के लिए इससे पहले किया, या फिर कह सकते हैं कि अनिल देसाई ने उद्धव ठाकरे के लिए किया, तो ये जो न्यू जनरेशन है शिवसेना की उसमें आदित्य ठाकरे के लिए वो वरुण सरदेसाई करते हैं कि एज अ मैसेंजर का रोल, कि अगर आप आदित्य ठाकरे को किसी तक मैसेज पहुंचाना है, उसके ऊपर पूरी नज़र बनाए रखनी है, तो वो वरुण सरदेसाई करेंगे। जहाँ पर आदित्य ठाकरे नहीं जा सकते ऑर्गेनाइजेशनल काम करने के लिए, वहाँ पर वरुण सरदेसाई को भेजा जाएगा, और यही है। और देखिए बहुत मुंबई में युवा सेना का काम बहुत पिछले एक डेकेड से ज़्यादा वरुण सरदेसाई वहाँ पर कर रहे हैं, तो शाखाज उनको पता है, शाखा प्रमुख उनको पता है, विभाग प्रमुख उनको पता है, तो एक तरीके से वहाँ पर लोकल पूरी जानकारी वरुण सरदेसाई के पास है। तो एक तरीके से जो काम आशीष शेलार बीजेपी के लिए मुंबई में करते हैं, युवा मोर्चा वाला, हाँ युवा मोर्चा वाला, सबको एक साथ रखने का काम अभी साटम जो अमित साटम है वो करते हैं बीजेपी के लिए वहाँ पर, वही वरुण सरदेसाई मुंबई जो पूरा ब्रांच है शिवसेना का उसको एक साथ लिखने के लिए और जो फ्रैगमेंट्स है उनको क्लोज रखने का काम वो करते हैं। बिल्कुल, बता दें वरुण सरदेसाई जो है आदित्य ठाकरे के रिश्ते में मौसी के लड़के हैं वो, और जो 20 विधायक हैं शिवसेना यूबीटी के पास, उनमें 2 विधायक तो परिवार के हैं, वरुण सरदेसाई और खुद आदित्य ठाकरे वल्ली से चुने गए हैं। एक आखिरी सवाल, मिलिंद नार्वेकर को लेकर बहुत ज़्यादा बात होती है कि उनको लेकर अभी मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर उनकी आलोचना भी की जा रही थी। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि किसी भी नेता के पास मिलिंद जैसा पीए नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही बाकी नेताओं को निर्भर बना दिया था कि अगर आपको उद्धव से मिलना है तो मेरे से होकर जाना पड़ेगा आपको, मैं ही तय करूंगा कि आप उद्धव से मिल पाएंगे या नहीं। क्या ये बात सच है? मातोश्री में मिलिंद की इतनी ज़्यादा पहुँच है? देखिए मिलिंद नार्वेकर अभी जैसे ही वो सीएम बने उद्धव ठाकरे, उसके बाद उन्होंने अपने पर्सनल पीए चेंज किए। अब मिलिंद नार्वेकर का वैसा डायरेक्ट रोल नहीं है, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि जिस तरीके से जो पूरी एक भूमिका थी मिलिंद नार्वेकर, खास करके तब जब उद्धव ठाकरे की हेल्थ ठीक नहीं थी, उस दौरान एकनाथ शिंदे को डायरेक्ट बेनिफिट हुआ मिलिंद नार्वेकर और उनका बीच में खड़ा रहना उद्धव ठाकरे और उनके विधायकों के बीच में। तो कहीं ना कहीं उद्धव, देखिए मिलिंद नार्वेकर अपना काम कर रहे थे, जो उनको बताया भी गया था कि फिल्टर आउट करना हर एक वो चीज़, अगर वो उनसे मैनेज हो पा रही है तो उद्धव ठाकरे तक जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसका डायरेक्ट मैसेज ऐसा गया विधायकों में, और ये कहा जाता है, जिसके ऊपर काफ़ी सारे जो सीनियर जर्नलिस्ट मुंबई के कहते हैं कि इससे गलत मैसेजिंग यही हुई कि देखिए हम अपने नेता से नहीं उनके पीए से डायरेक्टली डील कर रहे हैं, और पीए काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं और उसका डायरेक्टली नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिला। लेकिन अभी जो वो ट्रोल हो रहे हैं मिलिंद नार्वेकर, वो एक और इंटरेस्टिंग और बहुत स्ट्रॉन्ग नेता शिवसेना के भास्कर जाधव जी, 60वां वर्धापन दिन था, जो षणमुखानंद थाने का जो हॉल है वहाँ पर ये हो रहा था, और आते वक्त मिलिंद, बाकी नेताओं ने अपनी गाड़ियाँ बाहर पार्क की, मिलिंद नार्वेकर ने अपनी गाड़ी
पीप 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 बजा, मतलब हॉर्न बजाते जा रहे हैं, उनके लिए दरवाजे खोले गए, उनकी गाड़ी अंदर लाई गई। और उस वक्त भास्कर जाधव सीनियर नेता वो ऐसे गुस्से से उनको देख रहे थे। उसके ऊपर फिर मिलिंद नार्वेकर ने एक ट्वीट किया भास्कर जाधव के ऊपर, भास्कर जाधव ने उनको रिप्लाई किया। तो मतलब जो बचे कुछ नेता भी है उद्धव ठाकरे के पास, उनके बीच में भी ओपनली मतलब अगेंस्ट में एक दूसरे के स्टेटमेंट्स वगैरह दिए जा रहे थे, जो कि बहुत ज़्यादा डिमोरलाइजिंग है उनके पूरे की पूरे जो बचा हुआ जो कार्यकर्ता है उसके लिए भी। लेकिन दिस इज़ नॉट अ मेजर थिंग, लेकिन यही बात है कि ये मैसेजिंग बहुत गलत जाता है। बिल्कुल, और शिंदे गुट के पास एक और मौका मिल जाएगा कि देखो उद्धव ठाकरे और उनका परिवार अभी भी ऐसे ही रवैया अपनाए हुए हैं, उनकी राजनीतिक शैली में कुछ बदलाव नहीं आ रहा, जबकि पार्टी 2 बार टूट चुकी है। हम राजनीतिक तौर पर किसी नेता के पीए की बात कर रहे थे, हमें ओडिशा नहीं भूलना चाहिए। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान ओडिशा में विधानसभा चुनाव हुए थे, जब बीजू जनता दल के नवीन पटनायक हार गए और उनकी हार में उनके पीए की खूब चर्चा हुई थी कि उनको बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा था, इसकी वजह से पार्टी में काफ़ी ज़्यादा निराशा थी। तो ये महाराष्ट्र का हाल है। बीते 6-7 सालों से 2019 से ही जो सिलसिला शुरू हुआ, जब शिवसेना इधर आई थी, महाविकास अघाड़ी गठबंधन बना, एनसीपी कांग्रेस साथ, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने, फिर 22 में शिवसेना टूटती है, शिंदे मुख्यमंत्री बनते हैं, 24 में फिर से देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनते हैं, बीच में एनसीपी भी टूट जाती है, अजीत पवार का निधन होता है। यानी पिछले 6-7 साल में महाराष्ट्र में इतना कुछ हो चुका है कि जब भी राजनीतिक इतिहास लिखा जाएगा तो इन 6-7 सालों के लिए सैकड़ों पन्ने लग जाएंगे। बिल्कुल। तो देखते हैं आगे क्या होता है महाराष्ट्र की राजनीति में। देश दुनिया की और तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.